that under no circumstances would have been signed by any prime minister of this country unless he was compromised. अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। हम महिला विरोधी नहीं है और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है। They should bring the old women's bill, the one which was passed by all parties, immediately on Monday. सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। कि महिला विधेयक 2023 में पास हो चुका है, सर्वसहमति से पास हो चुका है। 17 अप्रैल 2026 रात के करीब 8 बज रहे थे। लोकसभा में 528 सांसद बैठे थे और पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। एक बिल था जिसे पास कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने सुबह देश से एक भावुक अपील की थी। माँ को याद करिए, बहन को याद करिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। लेकिन जब वोट गिने गए तो पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट और विपक्ष में पड़े 230 वोट। जरूरत थी 352, 54 वोट कम पड़ गए। बस 54 वोट से मोदी सरकार का वो दाव टेबल पर ही पड़ा रह गया जो अगले 30 साल की राजनीति बदल सकता था। और जिस बिल को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि अगर वो बिल आ गया तो शायद बीजेपी को अगले 30 सालों तक सत्ता से बाहर रखना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन सा होगा। और 17 तारीख की रात जब ये बिल गिरा, उसी दिन एक शख्स सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा था। वो शख्स थे राहुल गांधी। लेकिन उसी दिन राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। आज हम आपको दोनों खबरें बहुत डिटेल में बताएंगे, बिना किसी पक्ष को छोड़े हुए। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो बिल गिरा वो असल में था क्या, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आप, तब तक राहुल गांधी की जीत और उनकी मुसीबत दोनों आपको अधूरी लगेगी। साल 1976 के आसपास का था जब देश की आबादी करीब 55 करोड़ के आसपास थी और उसी साल ये तय हुआ था कि लोकसभा में 543 सीटें रहेंगी। आज 2026 में देश की आबादी करीब 140 करोड़ को पार कर चुकी है, लेकिन सीटें आज भी 543 पर ही अटकी है। 55 साल के आसपास अगर आप गिनेंगे तो हो गए। मोदी सरकार ने कहा कि ये पुराना फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा बदलने का समय आ गया है, समय के हिसाब से सबको चलना चाहिए। तय यह हुआ था कि 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होगा और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएंगी। ऊपर से महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा भी किया गया था। सुनने में दूर से बहुत अच्छा लग रहा था कि महिलाओं को ज्यादा सीटें मिलेंगी, महिलाओं के हक की बात हो रही है, महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे जो असली गणित था वो बहुत अलग था। दक्षिण भारत के राज्यों ने दशकों से परिवार नियोजन में मेहनत की है, मतलब वो बहुत लिमिटेड फैमिली में विश्वास रखते हैं। तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, इन राज्यों ने आबादी रोकी, उत्तर भारत के राज्यों की आबादी बढ़ी, दक्षिण भारत ने परिवार को छोटा रखा। और अब जब जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे की बात आई तो उत्तर भारत यानी यूपी और बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले जो स्टेट हैं उनको पावर ज्यादा मिल जाता, वहां की सीटें तेजी से बढ़ती जाती और दक्षिण भारत की ताकत जो है वो उनकी तुलना में घट जाती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बिल की कॉपी तक जला दी। राज्य भर में आंदोलन शुरू हो गए। इसे उन्होंने एक नाम दिया, सजाए विकास, मतलब जिन राज्यों ने तरक्की की उन्हें ही सजा मिलेगी। सरकार की तरफ से अमित शाह ने संसद में कुछ आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि दक्षिण की सीटें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ जाएंगी। कर्नाटक की 28 सीटें 42 हो जाएंगी, तमिलनाडु की 39 सीटें 59 हो जाएंगी, केरल की सीटें भी बढ़ जाएंगी। दक्षिणी राज्यों का कुल प्रतिनिधित्व 129 से बढ़कर 195 हो जाएगा। मतलब दक्षिण राज्यों के स्टेट में जो पहले 129 लोकसभा की सीटें होती थी वो 195 हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष का जवाब था कि उत्तर की भी बढ़ेंगी, यूपी की भी बढ़ेगी, बिहार की भी सीटें बढ़ेंगी, तो रेशियो वही रहेगा। सीटें बढ़ेंगी लेकिन ताकत नहीं बढ़ पाई। और एक और बात जो विपक्ष बार बार उठा रहा था, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पहले ही पास हो चुका था उसी संसद में, उसी सरकार के दौर में। तो फिर अचानक ये नया बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये नया परिसीमन क्यों हो रहा है? और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 543 मौजूदा सीटों पर ही ये विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? यही वो सवाल था जिसे लेकर राहुल गांधी संसद में खड़े हुए थे। जब राहुल गांधी खड़े हुए तो संसद में पहले से ही हंगामा हो रहा था और उन्होंने अपनी बात रखी और सीधे खड़े होकर कहा कि ये महिला आरक्षण बिल तो है ही नहीं। 2023 में असली महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये नया बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह बिल ओबीसी, दलित और वंचित तबकों से सत्ता और प्रतिनिधित्व छीनने का एजेंडा है। सरकार जाति जनगणना को दरकिनार करना चाहती है और इस बिल की आड़ में असम और जम्मू कश्मीर जैसा काम
अब पूरे देश में करना चाहती है। राहुल के भाषण पर इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर ओम बिरला को उनके कुछ बयान कार्यवाही से हटाने पड़े। अमित शाह ने पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने अगर मगर किंतु परंतु लगाकर महिला आरक्षण का साफ विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एक भी महिला वोट विपक्ष को क्यों नहीं मिलेगा। 21 घंटे करीब बहस चली। 130 सांसद इस बिल पर बोले, जिनमें 56 महिला सांसद थी। खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति होती आ रही। अब देश की आधी आबादी को उनका हक मिलना चाहिए। अपनी माँ, बहन, बेटी को याद करके वोट दीजिए। लेकिन शाम को जब वोट गिनने का वक्त आया तो सरकार के इस बिल के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट और विपक्ष में पड़े 230 वोट, जबकि जरूरत थी सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 352 वोट, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन था। बिल 54 वोटों से गिर गया। प्रधानमंत्री ने अपील की, खुद संसद में मौजूद रहे और फिर भी बिल गिर गया। ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। राहुल और पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत की तरह थी, क्योंकि मोदी सरकार के दौर में करीब 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार संसद के भीतर हार गई। लेकिन जश्न ज्यादा देर तक नहीं चल सका, क्योंकि उसी दिन एक और खबर आ रही थी। मई 2024 रायबरेली का चुनाव हुआ था। राहुल गांधी जीते थे, सांसद बने थे और उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, भारतीय नागरिक भी है और ब्रिटिश नागरिक भी। ये याचिका पहले रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में गई, वहां से ये खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फिर लखनऊ की अदालत में इस याचिका को दाखिल की गई और वहां भी 28 जनवरी 2026 को ये याचिका खारिज हो गई। लेकिन याचिकाकर्ता रुके नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा लिया। 9 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी पूरी जांच फाइल तलब कर ली। 6 अप्रैल को फिर से सुनवाई हुई। मामला संवेदनशील था, इसलिए सुनवाई चैम्बर में। 15 अप्रैल को अगली तारीख थी और 17 अप्रैल को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने आदेश दे दिया। रायबरेली कोतवाली थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार खुद जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को यह जांच सौंपे, ये भी आदेश दिया गया। 2 निचली अदालतों ने जो अभी तक मामला खारिज किया था, हाईकोर्ट ने वो दोनों फैसले पलट दिए और यह आदेश उसी दिन आया जिस दिन राहुल गांधी संसद में बिल गिराकर जीत का जश्न मना रहे थे। अब असली सवाल ये है कि ये मामला है क्या और इसमें सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा है। क्या राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी? क्या राहुल गांधी को जेल हो जाएगी? ये तमाम सवाल। ये सिर्फ एफआईआर का मामला भर नहीं, याचिका में एक नाम लिखा गया है, राहुल विंची। इस नाम को याद रखिएगा, राहुल विंची। दावा यह है कि राहुल गांधी के पास इसी नाम से एक ब्रिटिश पासपोर्ट है। जन्म तिथि वही 19 जून 1970 और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री भी इस नाम से ली गई बताई जाती है। याचिकाकर्ता एक और दावा करते हैं। दावा यह भी है कि राहुल गांधी साल में 182 दिन से ज्यादा विदेश में रहते हैं, जिससे वो तकनीकी रूप से एनआरआई की श्रेणी में आ जाते हैं। अब अगर जांच में ये सब कुछ साबित हो गया तो कानून क्या कहता है? पासपोर्ट एक्ट के तहत केस होगा, फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, चार्जशीट दाखिल होगी, ट्रायल होगा और सबसे बड़ी बात कि अगर दोहरी नागरिकता साबित हो जाती है तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। अब विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। आपने देखा कि कैसे जब परिसीमन बिल के बहाने महिला आरक्षण बिल सरकार ला रही थी, तब सबसे ज्यादा विरोध और प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा बहस करने वाले नेता अगर कोई थे तो राहुल गांधी थे। वो नेता प्रतिपक्ष हैं। संसद के अंदर उन्होंने विरोध किया, संसद के बाहर विरोध किया और सिर्फ इस मसले पर नहीं, सरकार के कई ऐसे पक्ष थे जिसका खुलकर राहुल गांधी ने विरोध किया। आपने देखा संसद परिसर में वो धरना पर भी बैठे। यहाँ एक जरूरी बात और साफ कर देना चाहते हैं हम। अभी ये आरोप है, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, दोषी नहीं माना है, मतलब जांच करने की बात कही गई। दस्तावेज परखे जाएंगे, इसमें एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला 2024 में एक छोटी सी याचिका से शुरू हुआ था। 2 अदालतों ने इस पूरे मामले को खारिज भी कर दिया है। फिर भी ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब ये मामला आगे बढ़ेगा और जो भी सच होगा वो भी आपके सामने आएगा। 17 अप्रैल 2026 की तारीख को फिर लौटते हैं। सुबह संसद में बहस हुई, दोपहर तक हंगामा चला, रात को वोटिंग हुई, बिल गिरा, राहुल गांधी की जीत हुई और उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश आ गया। राहुल गांधी के लिए मतलब कुल मिलाकर एक नई चुनौती का दौर शुरू हो रहा है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम दिन आते हैं जब एक ही नेता एक ही दिन में जीत की एक तरफ जश्न मनाता है और दूसरी ओर इतनी बड़ी चुनौती का भी सामना करता है। संसद की जीत तो हमेशा राहुल गांधी को याद रहेगी, क्योंकि उन्होंने 12 साल में नरेंद्र मोदी कार्यकाल के
12 साल में पहली बार किसी बिल को ऐसे धड़ाम से पटका है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी को जश्न मनाने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। हाईकोर्ट वाला मामला अभी लंबा चलेगा। जश्न भले ही एक रात या एक दिन का हो, लेकिन हाईकोर्ट का मामला लंबा चलेगा। पूरी फाइल खुलेगी, दस्तावेज सामने आएंगे, उसको वेरीफाई किया जाएगा। एक लंबी जांच की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना होगा और इसका नतीजा ये होगा कि देश की राजनीति को मतलब कुछ बुरी खबर भी मिल सकती है या अच्छी खबर भी मिल सकती है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका क्या मानना है? राहुल गांधी के बारे में जो अभी तक एक भ्रम फैलाया गया, एक आभा मंडल बनाने की कोशिश की गई कि वो विदेशी नागरिक हैं, वो दोहरी नागरिकता रखते हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? नहीं लगता है तो क्यों लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।